नमस्कार दोस्तों, यूएस तमर एग्रीकल्चर फाउंडेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी 44वीं क्लास है और हम लोग पढ़ रहे हैं एरिड एग्रीकल्चर एंड क्रॉप रोटेशन, है ना। तो अभी हमारा टॉपिक एरिड एग्रीकल्चर का चल रहा है, शुष्क खेती का चल रहा है। तो शुष्क खेती के हमने कुछ पहलू पढ़े हैं, कुछ पॉइंट हमने पढ़े हैं और उन्हीं में ही हमने पढ़ा है कि शुष्क खेती के हिसाब से जो राजस्थान का क्लाइमेटिक जोन है जिसको 10 भागों में बांटा गया है, तो उसके भी जो उसका शॉर्ट अगर समरी करेंगे तो शस्य जो शुष्क विभाग है, फिर अर्ध जो आर्द्र है। तो इस हिसाब से हमने इस जो जलवायु खंडों को विभाजित किया है, कल उसके बारे में स्टडी की है। अब जो हम पढ़ेंगे, जो हम पढ़ रहे हैं वो ये है कि हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि शुष्क खेती की जो मेन जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है, मुख्य जो क्रियाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो जैसे कि आपको बताया था कल की क्लास में कि शुष्क खेती के लिए पानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पानी ज्यादा महत्व रखता है शुष्क खेती में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम रेन वाटर जो होता है, वर्षा का जल होता है, उसका हम कलेक्शन करेंगे, उसका हम संचय करेंगे। तो उसके लिए कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, तो उसमें बताया था कि भाई अगर रबी की फसल के बाद हम गहरी जुताई करते हैं तो हमारा वर्षा का पानी मिट्टी में कलेक्ट रहेगा, इकट्ठा रहेगा। दूसरा बताया था कि अगर 3 साल में एक बार हम कार्बनिक खाद यूज में लेते हैं तो उससे भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है। नेक्स्ट थर्ड था कि खेत के चारों तरफ बाड़ लगा करके हम खेत में पानी भर के भी पानी को स्टोर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया वर्षा जल का संचय, ठीक है। अब वर्षा जल का हमने 3 तरीके से स्टोर कर लिया, वर्षा जल को 3 तरीके से इकट्ठा कर लिया। अब हम उस जो कलेक्ट जो वाटर है, इकट्ठा जो पानी है, उसका हम यूज कैसे करेंगे, उसका सदुपयोग कैसे करेंगे, अब हम नेक्स्ट पॉइंट वो पढ़ेंगे। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि संचित जो पानी है इसका सही ढंग से उपयोग। नंबर बी जो आएगा वो आएगा कि जो संचित पानी है इसका सही ढंग से उपयोग। पहला होता है पानी को इकट्ठा करना। पानी इकट्ठा करने के हमने 3 तरीके पढ़े हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी संचित पानी का सदुपयोग। बी जो हमारा पॉइंट है वो है संचित पानी का सदुपयोग। ठीक है, पहला हमारा था कि वर्षा जल का संचयन। दूसरा है कि जो हमने वर्षा जल पानी का जो संचय किया है, इकट्ठा किया है, उसका हम सदुपयोग कैसे करेंगे, उसका हम यूज कैसे लेंगे। तो देखो, हमने जो पानी इकट्ठा किया है, जो पानी हमने विभिन्न प्रकार की क्रिया विधियों से लिया है, तो हमारा जो टारगेट ये होना चाहिए कि जो पानी इकट्ठा है उसका हम अधिक से अधिक उपयोग लेवें, या उस पानी का जो नुकसान है उसको हम कम से कम करें, या नुकसान को रोकने में हम कई तरीके काम में ले सकते हैं। जैसे कि हमने जो पानी इकट्ठा किया है, ठीक है, उस पानी को उस मिट्टी में एक जगह स्टोर करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहला काम हमारा होगा कि भूमि को कवर करना, मिट्टी को ढकना। तो संचित पानी का पॉजिटिव यूज में सबसे पहला पॉइंट क्या निकल करके आएगा हमारा कि जो मिट्टी है इसको क्या करना, मिट्टी को ढकना। मिट्टी को ढकना। अब ये काम कैसे होगा, देखिए, खेत में पानी हमारा इकट्ठा हो गया। अब हम उस पानी को, वो जो पानी है, खेत का जो पानी है, वो वाष्पीकरण के तौर से या वाष्पीकरण के थ्रू, इवोपरेशन के थ्रू वो वायु में वापस से नहीं पहुंचे, तो उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, उसको रोकने के लिए हम मिट्टी को ढकेंगे। मिट्टी की जो ऊपर की सतह है उसको हम कवर करेंगे, उसको पूरे को कवर करेंगे। तो उसको कवर करने के लिए हम कई प्रकार के तरीके यूज में ले सकते हैं। जैसे हम जो हमारे पौधों के पुराने अवशेष हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जो है, रेजिड्यू जिन्हें बोलते हैं प्लांट रेजिड्यू,
यानी पौधों के अवशेष। तो वी कैन यूज ऑल्सो प्लांट रेजिड्यू फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ इवेपोरेशन। तो प्लांट रेजिड्यू का उपयोग, पौधों के अवशेषों का उपयोग हम वाष्पीकरण को कम करने के लिए ले सकते हैं। उसमें क्या करना पड़ेगा कि पौधे के जो डंठल हैं उनको, जैसे फसल हमने काटी तो फसल काटने के बाद जो सीड वाला पोर्शन होता है उसको तो हमने आसानी से रिमूव कर लिया, लेकिन जो एक्स्ट्रा वाला मटेरियल है, जो भूसा जिससे हमें प्राप्त होगा, चारा जिससे मिलेगा, उस मटेरियल को अगर हम मिट्टी में ही हैरो लगा करके या मिट्टी पलटने वाले हल से चला करके हम छोड़ देते हैं या डंठल अगर हम ऊपर बिछा देते हैं, है ना, तो वो क्या करेगा, वो मल्च का काम करेगा। किसका काम करेगा? मल्च का काम करेगा। वो वाष्पीकरण के रूप में पानी का नुकसान होने से रोकेगा। जैसे वाष्प के रूप में पानी का लॉस होता है, तो उसी प्रकार से उस लॉस को वो मिनिमाइज करेगा, उस लॉस को रोकेगा। तो हमारा पहला उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है कि मिट्टी को ढकना। क्यों ढकना? कि वाष्पीकरण के थ्रू जो हमारा पानी लॉस होता है वो लॉस कम हो। दूसरा ये होता है कि कुछ खरपतवार ऐसे हैं जिनको अगर हम लगा दें तो खरपतवार की वजह से भी, हालांकि खरपतवार का नुकसान ज्यादा है, खरपतवार नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन सही ढंग से अगर सही मायनों में साइंटिफिकली अगर उनको यूज लिया जाए, वो कैसे? हम वही पौधे काम मिले जिनका प्रोपगेशन सीड से होता है, जिनका प्रवर्धन बीज से होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? उनको उगाने के बाद जैसे ही सीड स्टेज आएगी, बीज अवस्था आएगी, जैसे गेहूं होता है, गेहूं का उत्पादन किससे होता है बच्चों? गेहूं का उत्पादन गेहूं के बीज से होता है। अगर गेहूं के पौधे को बीज बनने से पहले ही हम नष्ट कर देंगे तो क्या दूसरा गेहूं पैदा हो सकता है? क्या पॉसिबल नहीं है। वैसे ही खरपतवार में होता है, खरपतवार वे सेलेक्ट करेंगे जो कि सीड से बनते हो, जो उनको हम हरी अवस्था में तो रखे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी मिट्टी का जो पानी है वो ऐसे कैसे अब्जॉर्ब रहेगा। लेकिन जैसे ही उनमें फ्लोरिंग स्टेज आए, जो पुष्प अवस्था आती है, उस समय उनको मिट्टी पलटने वाला हल चला करके उसको मिट्टी में मिला सकते हैं। तो वो ग्रीन मैन्योर का काम भी करेगा, इसी के साथ साथ मल्च का काम भी करेगा, और सबसे जो मेन पॉइंट जो है वो हमारा ये है कि हमारी मिट्टी को ढकने का भी काम करेगा। तो मिट्टी को ढकने का पहलू है, ये भी उपयोग हम ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा इसमें निकल करके ये आता है कि हमें जो हमारे फर्टिलाइजर्स जो हैं, उर्वरक जो हैं, इनका उचित हमें उपयोग करना पड़ेगा, इनका सही हमें यूज करना पड़ेगा। तो बच्चों अभी जो हम देख रहे हैं उसमें हमारे सामने जो पॉइंट निकल करके आ रहा है वो ये है कि सबसे पहले हमें पौधों का जो वाष्पीकरण जो है उसको हमें रोकना है। पहला हमारा टारगेट क्या है कि पौधों का जो वाष्पीकरण हो इसको हम रोकें। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो हमारा इसमें जो पॉइंट निकल करके आएगा वो निकल करके ये आएगा कि जो हमारा खरपतवार है इसका हम उपयोग सदुपयोग करें तो उससे भी हमें काफ़ी हद तक बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और अब जो अगला पॉइंट है वो ये है कि फर्टिलाइजर्स का अगर हम सही तरीके से यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स का अगर पॉजिटिव यूज करते हैं तो उससे भी हमारी जो जड़ें हैं पौधों की वो गहराई तक जाकर के पानी का उपयोग कर सकती हैं। देखिए अगला पॉइंट है उर्वरक का उचित उपयोग। अगला पॉइंट है उर्वरकों का उचित उपयोग। जो हमारे फर्टिलाइजर हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिट्टी को कवर करना, कवर टू सॉइल, देन सेकंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। जितने भी उर्वरक है उनका सदुपयोग करेंगे तो उससे भी हमारी मिट्टी में जो पानी है उसका सदुपयोग होगा, उसका पॉजिटिव यूज होगा, लॉस कम से कम होगा। और हमारा काम ही यही है कि पानी का जो लॉस है इस लॉस को मिनिमाइज करना है, लॉस कम से कम हो, लॉस हो सको उसको जितना हो सके लॉस को कम करना है। तो अगर हम उर्वरकों का अगर सही उपयोग करते हैं, उर्वरकों की उचित मात्रा का उपयोग करते हैं, इनकी जो क्वांटिटी है, जैसे आपको बताया था हमारे जो एरिया चलते हैं वो दो चलते हैं, एक तो होता है सिंचित, एक होता है कौन सा? सिंचित, और एक होता है असिंचित।
एक तो होता है इरिगेटेड, इसको बोलते हैं इरिगेटेड, और इसको बोलते हैं अनइरिगेटेड। इरिगेटेड यानी सिंचित, जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो, और अनइरिगेटेड यानी जहां पे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं हो। इरिगेटेड जो खेती होती है वो बच्चों वर्षा पे निर्भर नहीं होती, लेकिन जो इरिगेटेड खेती है, लेकिन अनइरिगेटेड खेती रहती है, ये बच्चों पूर्ण तरीके से वर्षा पर निर्भर रहती है। सिंचित यानी जहां पे सिंचाई के द्वारा खेती की जाती हो, जहां पे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो। तो जहां पे पानी अगर पहले से उपलब्ध है, नहरों के द्वारा, नदियों के द्वारा, झरनों के द्वारा, तो वहां वर्षा का कोई यूज ही नहीं है। लेकिन अगर जहां झरने, झील, नदियां, तालाब नहीं है, वहां पे सारा कार्य किस पे डिपेंड होगा? सारा कार्य वर्षा पे होगा, सारा कार्य रेन से होगा। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में जो कृषि कार्य होते हैं वो होते हैं वर्षा के थ्रू। तो सिंचित क्षेत्रों में जो फर्टिलाइजर की जो डोज ली जाती है वो ली जाती है फुल डोज। कौन सी डोज ली जाती है? फुल डोज। वहीं पे हम अनइरिगेटेड एरियाज में लेंगे, ऐसे क्षेत्रों में लेंगे, ड्राई एरियाज में लेंगे, एरिड एरियाज में लेंगे। ठीक है, कौन से? एरिड, ड्राई, एरिड या अनइरिगेटेड एरियाज में अगर फर्टिलाइजर लेंगे तो यहां लेंगे हम हाफ या आधी। कौन से लेंगे? हाफ या आधी मात्रा ही हम यहां पे यूज में लेंगे। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजर जब तक पानी के साथ डिसॉल्व नहीं होता तब तक उसकी जो फर्टिलाइजर का जो प्रभाव होता है वो नकारात्मक से सकारात्मक में नहीं बदलता। जैसे यूरिया है, यूरिया आप जैसे ही आप यूरिया का खेत में सप्लाई करेंगे, ठीक है, यूरिया खेत में अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने के बाद में जैसे आपने यूरिया अप्लाई किया तुरंत आप वाटर सप्लाई करते हो, हैंड टू हैंड। यूरिया अप्लाई करने के बाद वाटर सप्लाई सेकंड। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर यूरिया डिसॉल्व होने के बाद पौधों को इजी वे में प्रोवाइड हो जाता है, मिल जाता है। लेकिन अगर हम यूरिया देने के बाद अगर सिंचाई नहीं करें, अगर हम इरिगेशन नहीं करें, तो उससे क्या होगा? इरिगेशन नहीं करने से हमारा जो यूरिया है वो पौधों को पूर्ण रूप से मिल नहीं पाएगा। तो अगर हम उर्वरकों का प्रॉपर यूज लेंगे तो उससे क्या होगा? जैसे मैं आपको समझाना था कि भाई सिंचित क्षेत्रों में फुल डोज लेते हैं, लेकिन असिंचित में हाफ लेते हैं। क्योंकि हाफ डोज जो है वो पौधों के लिए, पानी कम है तो हमारे पास डिसॉल्व होने के लिए वाटर प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, घुलनशील पानी प्रॉपर उपलब्ध नहीं है। तो उस स्थिति में हम यहाँ उर्वरकों का अगर उचित उपयोग करेंगे, अगर उर्वरकों की मात्रा आधी रखेंगे तो पौधों पे उसका प्रभाव सही निकल करके आएगा, पौधे जलेंगे नहीं। क्योंकि कई फर्टिलाइजर ऐसे होते हैं जिनमें बर्निंग कैपेसिटी पाई जाती है, ज्वलनशीलता, जिनमें ज्वलनशीलता पाई जाती है, जैसे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट या अमोनियम जो फर्टिलाइजर है, यूरिया के जो फर्टिलाइजर है, उन सभी में बर्निंग कैपेसिटी पाई जाती है, ज्वलनशीलता पाई जाती है। और कुछ स्पेशल जो अपने हर्बिसाइड फर्टिलाइजर्स, कुछ ऐसे फर्टिलाइजर ऐसे हैं जो स्पेशली मतलब ज्वलनशील कह सकते हो या विस्फोटक जिनको कहा जाता है, विस्फोटक की श्रेणी में आते हैं। कुछ हमारे रसायन ऐसे हैं जो कि किस श्रेणी में आते हैं? वो विस्फोट की श्रेणी में आते हैं, विस्फोटक की श्रेणी में आते हैं। तो उनकी जो ज्वलनशीलता है उसको कम करने के लिए हम उसमें पानी ऐड करते हैं। अब यहाँ हमारे पास पानी की पहले से कमी है तो हमें उर्वरकों की मात्रा, फर्टिलाइजर की मात्रा कम लेनी पड़ेगी। अब फर्टिलाइजर की मात्रा अगर कम लेते हैं, अभी तो मैंने समझाया था कि फर्टिलाइजर की मात्रा कम क्यों लेंगे, अभी मैं समझा रहा था कि फर्टिलाइजर की मात्रा आधी क्यों लेंगे, कारण यही है। फुल मात्रा लेंगे तो पानी चाहिए, पानी हमारे पास है ही नहीं, तो पानी की कमी में लैक ऑफ इरिगेशन वी कैन अप्लाई हाफ डोज ऑफ फर्टिलाइजर। अगर हमारे पास पानी की कमी है तो हम आधी ही मात्रा फर्टिलाइजर की लेंगे, फुल डोज नहीं ले सकते, क्योंकि फुल डोज है वो पौधे के लिए ज्यादा हैवी हो जाएगा। जैसे बच्चा होता है, बच्चे को टैबलेट आधी देते हैं, पूरी नहीं देते, क्योंकि बच्चे के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन बड़े लोगों को आप फुल टैबलेट देते हैं, डबल टैबलेट भी दे देते हैं, कभी कभी हैवी डोज भी दे सकते हैं, क्योंकि वहां उतना बॉडी में इतना ज्यादा शरीर का विकास है, वो आराम से यूज कर ले सकते हैं। वही सेम पोजीशन यहाँ पे है। तो अगर हम फर्टिलाइजर का यूज कम लेंगे तो उसका एक तो बेनिफिट ये है कि हमारे पास पानी की मात्रा कम है, दूसरा बेनिफिट निकल करके ये आता है कि फर्टिलाइजर का अगर यूज हम मिनिमाइज करेंगे, प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे, तो उससे जो रूट का जो सॉइल में पेनिट्रेशन होता है या जड़ का जो मृदा में विकास होता है, वो जड़ें मृदा में गहराई तक जाएंगी।
जड़ें जो होती हैं, जड़ें मिट्टी में गहराई तक जाती हैं। कहां तक जाती हैं? गहराई तक जाती हैं। जो जड़ें हैं वो मिट्टी में कहां तक जाती है बच्चों? गहराई तक जाती है। क्यों? जब फर्टिलाइजर हम मिनिमाइज करेंगे, फर्टिलाइजर की डोज हम मिनिमाइज करेंगे, तो पौधे में क्या होगा? मिट्टी में, सीधी सी बात है, मिट्टी में अगर फर्टिलाइजर आप मिनिमाइज करोगे, ऑटोमेटिकली मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर इंप्रूव हो जाएगा। जब ऑर्गेनिक मैटर हम यूज में ले रहे हैं, तो जो जड़ें हैं पौधों की, वो पानी को अवशोषित करने के लिए गहराई तक जाएंगी। गहराई तक जाएंगी तो उससे क्या होगा कि वो गहराई से भी पानी का अवशोषण कर लेगी। जो जिनको कह सकते हैं मूसला मूल, है ना, जिनमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, जिनमें जकड़ा जड़ पाई जाती है। तो जकड़ा जड़ जो होती है वो तो ऊपर से ही पानी एब्जॉर्ब करती है, लेकिन जो मूसला मूल होती है, जैसे आप ये कह सकते हो खाने वाले पोर्शन में हम लेंगे तो मूली, गाजर, ये गहराई से भी पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, इनमें बेस रूट सिस्टम पाया जाता है, इनमें मूल जड़ होती है एक। देखो जड़ दो प्रकार की होती है, एक तो ये होती है ऐसी, आपने देखी होगी। एक तो जड़ का प्रकार ये है जिसको मूसला जड़ बोलते हैं, और एक जड़ का प्रकार ये है, एक जड़ का प्रकार ये है। ठीक है, ये प्रकार और ये प्रकार, ये दोनों जड़ के ही प्रकार हैं। अगर हम उर्वरकों की मात्रा सही लेंगे तो जो जड़ें हैं वो इस लेवल की जड़ें गहराई तक जाएंगी, इस लेवल की जड़ें गहराई तक जाएंगी। और अगर यहां पानी की कमी है तो वो इतनी गहराई तक जा करके पानी को अपटेक करेंगी, पानी का अवशोषण कर लेंगी, पानी का एब्जॉर्ब जो होगा पानी वो आसानी से कर सकेगी जड़ें। इसलिए उर्वरकों की जो मात्रा है उसका भी हमें उचित ही उपयोग लेना है, उनका भी हमें सदुपयोग ही करना है। ठीक है, अगला जो, अब ये तो हो गया हमारा पानी का सदुपयोग। अब इसमें हम शुष्क खेती के लिए और क्या कर सकते हैं? पहला हमने कहा है किया वर्षा जल का संचयन, दूसरा कहा है किया सिंचित पानी का सदुपयोग। ठीक है, जो हमने पानी स्टोर किया है उसका सदुपयोग। अब तीसरा हम कार्य करेंगे, वो करेंगे कि हमें जो फसल काम में हम लेंगे वो लेंगे कौन सी फसल? चलो फसल से पहले आप एक पॉइंट और लिख लो। खरीफ की फसल के लिए हमें खेत की गहरी जुताई करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? समर डीप प्लॉइंग, ये कह सकते हो आप। खेत में गहरी जुताई करें, खेत में खरीफ की फसल से पहले गहरी जुताई करें। ये कैसे, ये पॉइंट आप इसमें जोड़ सकते हैं। बी हमारा सी पॉइंट आता है कि खरीफ की फसल से पहले, खरीफ की फसल से पहले गहरी जुताई करें। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर हम शुष्क खेती ले रहे हैं तो उसमें समर डीप फ्लोइंग तो हमें एडवांस में चलना है। समर डीप फ्लोइंग या गर्मियों में गहरी जुताई हमें हमेशा करनी ही करनी है, क्योंकि समर डीप खरीफ की फसल से पहले, खरीफ की फसल जैसे हमने आपको कल समझाया था कि जो खरीफ ऋतु है, खरीफ सीजन कब चलता है? खरीफ सीजन स्टार्ट होता है 15 जून के बाद, 15 जून के बाद में, 15 जून के बाद स्टार्ट होता है। तो खरीफ की फसल हम 15 जून के बाद बोएंगे, तो 15 जून से पहले, 15 जून से जो पहले का समय है वो कौन सा समय आएगा आपके? 15 जून से पहले का समय अप्रैल और मई, अप्रैल और मई का जो महीना है, तो इन महीनों में हमें गहरी जुताई करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर हम गहरी जुताई करेंगे तो इन दिनों आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इन दिनों में वर्षा होती है, वर्षा होती रहती है, बारिश होती रहती है। जैसे अभी मौसम चल रहा है आपके सामने है, आज मई का महीना चल रहा है और लगभग आप देखो कि 12-13 मई निकल चुकी है और अभी भी ये जो मौसम ऐसा है ठंडा, बिल्कुल बारिश आ जाती है। तो अगर समर डीप प्लॉइंग करेंगे तो गहराई तक पानी जाएगा और मृदा की गहराई तक पानी इकट्ठा रहेगा। अगर ऊपर रहेगा तो पानी इवापोरेट हो जाएगा, पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा, लेकिन गहराई में जाएगा पानी तो पानी वहां स्टोर रहेगा एक जगह पे, उड़ेगा नहीं और जड़ों को पानी आसानी से प्रोवाइड हो जाएगा। तो
ये जो पॉइंट कहने का जो मतलब, इसका मतलब यही है कि हम खरीफ की फसल 15 जून के बाद बोते हैं, तो 15 जून से पहले, खरीफ से पहले यानी 15 जून से पहले अगर हम गहरी जुताई कर देंगे तो उससे क्या होगा, जो शुष्क खेती के लिए जो इरिगेटेड जो वाटर होगा, रेन वाटर, ये रेन वाटर स्टोर रहेगा, रेन वाटर होल्ड रहेगा, रेन वाटर का संचय हो रहेगा, है ना। वर्षा जल एक जगह कलेक्ट रहेगा, एक जगह इकट्ठा रहेगा। इसलिए ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है कि हमेशा खरीफ की फसल की बुआई से पहले हमें गहरी जुताई भी करनी है। इसी के साथ साथ अब हमारा जो आएगा वो पॉइंट चलेगा, फसल वाला पॉइंट चलेगा कि हमें फसल की जो वैरायटी सेलेक्ट करनी है, फसल सेलेक्ट जो हम सेलेक्ट करेंगे, किस्मों का चयन करेंगे। सबसे पहले फसल पे आते हैं कि इसमें हम ऐसी फसल चयन करेंगे जिनकी जीवन क्षमता कम हो, या ये कह सकते हैं कि शॉर्ट ड्यूरेशन वाली हम फसलों का सिलेक्शन करेंगे, क्रॉप्स का सिलेक्शन करेंगे। जैसे शॉर्ट ड्यूरेशन यानी वे फसल चक्र जिनका जीवन चक्र छोटा हो, वे सभी फसलें जिनका जीवन चक्र छोटा हो, अर्थात कम अवधि वाली फसलों का ही हम चयन करेंगे। ये इसमें पॉइंट निकल करके आता है डी, चौथा पॉइंट, कि कम अवधि वाली फसलों का ही चयन करें। हम पढ़ रहे हैं शुष्क खेती की प्रमुख क्रियाएं हैं, उसका एक पार्ट ये भी है कि हमें शॉर्ट ड्यूरेशन वाली क्रॉप सेलेक्ट करनी है, जिसकी ड्यूरेशन जो है, जिसका जो ड्यूरेशन है, जिसका जो समय है वो कैसा हो, शॉर्ट हो। इसका जो ड्यूरेशन है कैसा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। शॉर्ट ड्यूरेशन वाली क्रॉप सेलेक्ट करेंगे तो उससे क्या होगा कि कम अवधि की जो फसल है वो जल्दी तक तैयार हो जाएगी। जैसे अगर हम काम में ले रहे हैं 3 से 4 महीने की कोई फसल काम में ले रहे हैं, जो कि 3 से 4 महीने में पक रही है, इसका जो लाइफ साइकिल है वो 3 to 4 मंथ्स का है, तो इतने लंबे समय तक पानी के बिना फसल को खड़े रख पाना संभव नहीं है। इतने लंबे समय तक किसी भी फसल को बिना पानी के खड़े रख पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर इस ड्यूरेशन को हम आधा कर दें, अगर इस ड्यूरेशन को हम 2 माह कर दें, 2 माह या 2.5 माह, 2.5 माह, 2 मंथ्स या 2.5 मंथ्स अगर कर दें तो हमारे लिए फसल लेना इजी हो जाएगा, क्योंकि हमने समय कम कर दिया। देखो हमारे पास पानी है तो हम ऐसी फसलें लेंगे जो कि लंबे समय तक हमें उत्पादन दें। हमारे पास पानी की कमी नहीं है, और आप जानते हैं कि जैसे हमारे शरीर में जीवन खून है, हमारे शरीर का जीवन का स्रोत खून है, पौधों के लिए पानी है, पौधे के पेड़ में पानी पाया जाता है पूरा, लेकिन अलग अलग उसमें रहता है, सुक्रोज में रहता है, फ्रक्टोज में रहता है, अलग अलग यूनिफॉर्म में रहता है पानी। तो यहां हम जो काम लेंगे, यहां हम इस चीज को देखेंगे कि पानी अगर हमारे पास प्रॉपर है तो पौधे को फूड मटेरियल प्रॉपर मिलता रहेगा, पौधा विकास करेगा। हम लॉन्ग लाइफ वाले, लॉन्ग ड्यूरेशन वाले, लंबी अवधि वाले फसलों का चयन हम कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास अगर पानी का सोर्स नहीं है, वाटर का सोर्स हमारे पास, पौधे के लिए जीवन चक्र के लिए सबसे फर्स्ट और एसेंशियल जो सोर्स है वो है वाटर। ठीक है, वाटर ही हमारे पास नहीं है तो क्या करेंगे, वाटर का लैक होने पर, पानी की कमी होने पर हम सबसे पहला हमारा कार्य होगा, फसल जो कार्य करेंगे, फसल का हम बुआई करेंगे, उससे पहले सबसे कार्य जो पहला कार्य निकल करके आएगा, फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट वर्क रहेगा वो रहेगा सिलेक्शन ऑफ क्रॉप। क्रॉप सिलेक्शन में हम करेंगे कि सिलेक्शन ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, उन फसलों का चुनाव करें जिनका ड्यूरेशन शॉर्ट रहे, जिनका जो समय है, जिनका जो पूरा जीवन चक्र है, लाइफ साइकिल है, वो जल्द से जल्द पूरा हो। क्योंकि जल्दी पूरा होगा तो अगर हमने मान लीजिए कैसे भी करके एक आध सिंचाई कर भी दी तो उसमें पौधा संतुष्ट हो जाएगा,
लेकिन जीवन चक्र अगर लंबा है, जीवन चक्र लंबा है, तो उसमें अगर आपने एक दो बार सिंचाई कर दी, उसका प्रभाव ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। आप अगर एक बार सिंचाई करते हैं तो वो 10 से 12 दिन तक आपको उसका प्रभाव दिखेगा। लेकिन आपको अगर 4 महीने फसल को उगाना है, 4 महीने, 3 महीने, 5 महीने की अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, उस समय अगर आप उस ड्यूरेशन में अगर आप ऐसी फसल उगाते हो जो कि अधिक से मतलब 4 ड्यूरेशन के समय में पानी की हमारे पास मात्रा कम है और हम अधिक पानी लेने वाली फसल उगा रहे हैं, जैसे हमने चावल की फसल उगा दी, तो बच्चों चावल को तो पानी चाहिए। बाड़मेर जैसलमेर में चावल की फसल उगाएंगे तो वहां तो पानी चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है ना। वैसे अगर हम गेहूं की बात करेंगे तो गेहूं पॉसिबल नहीं है, आपको 2-3 तो सिंचाई करनी ही पड़ेगी, और आप 2-3 सिंचाई कर सकते हो। कई जगह तो ऐसी है जहाँ सिंचाई उपलब्ध नहीं है, जहाँ पे इरिगेशन ही उपलब्ध नहीं है, तो उस समय ऐसी जगह जहाँ पे इरिगेशन की बिल्कुल भी फैसिलिटी नहीं है, वहां पे उस जगह के हिसाब से हम फसल का चुनाव करेंगे कि भाई इस जगह में बिल्कुल कम पानी है तो हम ऐसी क्रॉप का सिलेक्शन करें जो कम टाइम में हो जाए। तो एक आपको मैं फसल बता रहा हूँ, वो राजस्थान की दलहनी फसलों की मुख्य फसल है जो सबसे ज्यादा सूखा सहन कर सकती है। आपका नाम दिमाग में आ भी गया होगा, मैंने उसका नाम भी लिखवा दिया। वो फसल है मोठ। ठीक है, मोठ बीन जो है, मोठ की जो फसल है बच्चों, मोठ की फसल है ना, जिसकी एक वैरायटी है RMO 40, RMO 40, ये 60 से और 62 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। ये एग्जांपल लिख लेना। मोठ की एक वैरायटी है जिसका नाम है RMO 40, जिसका नाम क्या है RMO 40। ये वैरायटी है, ये 60 से 62 दिनों में पक करके तैयार हो जाती है। कई जगह पे 60 से 63 भी लिखा हुआ है, कई बुकों में 60 से 63 भी है, तो उसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज न होए, आप 60 से 62 मान के चले। ठीक है, कि 60 से 62 दिनों में ये फसल पक के तैयार हो जाती है, या 60 से 62 दिनों का इसका जीवन चक्र होता है। 60 से 62 दिनों का जीवन चक्र, ये समझ के चलो। लाइफ साइकिल कितने दिनों का होता है इसका 60 से 62 दिनों का लाइफ साइकिल होता है। तो हमने यहां क्या किया, अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन, मतलब सिंचाई की सुविधा के अनुसार हमने फसल का चुनाव चेंज किया। हम लेने वाले थे चावल की फसल, पानी की कमी होने की वजह से हमने ले ली मोठ की फसल। ठीक है, अब हमने फसल चेंज कर दी, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास पानी बिल्कुल ही नहीं है। तो बिल्कुल ही नहीं है तो ऐसी जगह पे तो भैया आप सबसे पहले इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको कम अवधि की फसल लेनी पड़ेगी, और कम अवधि में भी वो फसल जो कि कम से कम पानी में पैदा हो। पहली बात तो ड्यूरेशन शॉर्ट होना चाहिए। दूसरी बात इरिगेशन की जो अवेलेबिलिटी है वो भी कम है हमारे पास, तो उस समय हम फसल का चुनाव ऐसी प्रकार से करेंगे जो कम पानी में पैदा हो और कम समय में पैदा हो, यानी सेव वाटर एंड सेव टाइम। वाटर और टाइम का हमें प्रॉपर सेविंग करवाए, ऐसी हम फसल का चुनाव करेंगे। तो एग्जांपल में आप लिख सकते हो, वैरायटी मोठ की एक वैरायटी है RMO 40, ये 60 से 62 दिनों में तैयार हो जाती है। और ये जो वैरायटी निकली हुई है जोबनेर से, कहां से, SKN जो कॉलेज है जोबनेर, SKN जोबनेर कॉलेज है, जिसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है अब SKN एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो प्रश्न में SKN भी आ सकता है, प्रश्न में SKN AU भी आ सकता है। जब ये वैरायटी रिलीज हुई थी उस समय केवल SKN कॉलेज था, श्री कर्ण नरेंद्र केवल कॉलेज था। अब इस वैरायटी का, इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया गया है, यूनिवर्सिटी को विश्वविद्यालय बना दिया गया है। इसलिए
ऑप्शन में अगर एस के एन ए यू आए तो भी आपको सही करना है, और एस के एन जो भी रहे तब भी आपको सही करना है। दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। अगर दोनों आ जाए, कुछ बच्चे कहें दोनों आ जाए, तो आपको एस के एन जो भी करना है। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि RMO 40 किस्म कहां से निकाली गई है, तो उस समय जिस समय निकाली गई थी उस समय तो एसकेएन कॉलेज ही था, यूनिवर्सिटी तो आप बना है। अगर यूनिवर्सिटी देना होता तो कॉलेज का नाम ही नहीं आता। कई बार क्या होता है, ऑप्शन ऐसे देते हैं जहां सस्पेंस रहता है, सब देखते हैं कि अब उसका नाम चेंज हो गया। जैसे कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, कुछ ही वैरायटियां हैं जो कि ARS दुर्गापुरा से निकली हैं। जैसे आपके तरबूज की वैरायटी है बेदाना, है ना, और खरबूजे की वैरायटी है जिसका नाम है दुर्गापुरा मधु, है ना, दुर्गापुरा मधु जो है, ये जितनी वैरायटियां हैं ये सब दुर्गापुरा से निकली हुई हैं। अब उस समय जब ये वैरायटी निकली थी उस समय जयपुर दुर्गापुरा केवल ARS था, एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन था। अब इसका नाम चेंज करके RARI बना दिया गया है, इसको राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको बना दिया गया है। तो ऑप्शन में अगर ARS जयपुर है तो आपको ARS जयपुर करना है, क्योंकि रारी कैंपस तो अब बना है, उस समय तो ARS था ये, और आज भी उसके अंदर ARS है, उस कैंपस में आज भी ARS है। जैसे यहाँ पे पूछा जाए कि एसकेएन यूनिवर्सिटी तो अब बनी है, कॉलेज तो आज भी उसके अंदर एसकेएन कॉलेज ही है, कॉलेज एसकेएन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, एसकेएन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, एसकेएन कॉलेज, एसकेएन पीजी कॉलेज, एसकेएन पीएचडी कॉलेज। तो एसकेएन जो यूनिवर्सिटी है इसमें बहुत सारी कॉलेज है अपने जयपुर, दौसा, अलवर, टोंक, धौलपुर, भरतपुर, करौली, इसमें जितनी भी एग्रीकल्चर की कॉलेजें हैं सब इसके अंदर आ रही हैं, एसकेएन के अंतर्गत आ रही है सारी कॉलेजें। तो यूनिवर्सिटी एक बड़ा ब्रॉड है, बड़ा ब्रांड है, बड़ा कैंपस है, तो यूनिवर्सिटी के तहत कॉलेज आते हैं, तो उस कॉलेज से इसका विकास हुआ है, न कि यूनिवर्सिटी से। उसका नाम चेंज कर दिया, उसको यूनिवर्सिटी का हेड बना दिया। तो ऑप्शन में अगर यूनिवर्सिटी आए, केवल ये आए तो ये करना है, केवल ये है तो ये करना है, जगह पूछे तो जोगनेर, जयपुर पूछे तो जयपुर, जयपुर और जोगनेर आए तो जोगनेर करना है। मान लीजिए ऐसा है दिल्ली, जयपुर, कलकत्ता, मुंबई, तो जयपुर करना है, ठीक है, और दोनों पूछ ले तो आपको ये करना है। तो ये एक वैरायटी जिसका आप एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कम अवधि में भी उगरी है और इसका जीवन चक्र भी छोटा है, जीवन चक्र भी इसका शॉर्ट है। अगर हमारे पास थोड़ी बहुत पानी की अवेलेबिलिटी है तो हम बाजरा उगा सकते हैं, सरसों उगा सकते हैं, रबी की सीजन में सरसों उगा सकते हैं, खरीफ में बाजरा उगा सकते हैं। पानी की अगर अवेलेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, उस कंडीशन में हम पल्स क्रॉप का सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि पल्स क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम है। जो पल्स क्रॉप है, जितनी भी लेग्यूम्स क्रॉप है, इन सभी क्रॉप्स की इरिगेशन रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है, जलदान बहुत कम है, इसलिए इनका हम शुष्क क्षेत्रों में चुनाव करते हैं, शुष्क क्षेत्रों में इनकी हम बुआई करते हैं। तो ये पॉइंट हो गया, कम अवधि की फसलें ही हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें अगला जो पॉइंट है वो ये है कि रबी की फसल के बाद तुरंत जुताई कर देंगे, तो वो इसमें आ गया कि खरीफ की फसल से पहले या रबी फसल के बाद, मतलब निकल करके वही आ रहा है, या तो खरीफ की फसल से पहले या रबी की फसल के बाद गहरी जुताई करें, तो बात वही है। अगला जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि इसमें जो बीज दर होती है वो सामान्य से 10 से 15% अधिक लेते हैं, जो आपको पहले लिखवा दिया मैंने, और पौधों की संख्या 10 से 15% कम करते हैं। देख लो, इसमें भी आपको दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज में आएगी ये चीजें, आप इनको नोटिस कर सकते हैं। एक साथ पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद होगी चीजें, बार बार एक दो बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में रिवाइज होगी चीजें। तो आप दोनों पॉइंटों को लिख सकते हैं कि ये जो हमारा बिंदु है वो है बीज दर, बीज दर या सीड रेट कितने रखते हैं, बीज दर 10 से 15% अधिक रखते हैं, 10 से 15% मोर या अधिक रखते हैं। लेकिन पौधों की जो संख्या होती है वो 10 से 15% कम रखते हैं। पौध संख्या जिसको कह सकते हैं प्लांट पॉपुलेशन, प्लांट पॉपुलेशन
क्योंकि बच्चों अंग्रेजी के शब्द भी साथ के साथ याद करके चलो। जैसे जिस लैंग्वेज में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उस लैंग्वेज में पढ़ते चलो, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा निजी एक्सपीरियंस है। आपने मेरे लैंग्वेज के अगर अगेंस्ट जाने की कोशिश की, खिलाफ जाने की कोशिश की, तो नुकसान आपको होगा। मैं इंग्लिश टर्म्स यूज में ले रहा हूँ, तो आप भी इंग्लिश टर्म्स को वैसे के वैसे साथ के साथ यूज में लेते हुए चलो, ताकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो। और आप जेट पास करने का मतलब मत समझो, जेट पास गलती से तुकबंदी लगा के आपने कर भी लिया, गवर्नमेंट कॉलेज मिल गए, सब आपको आरसी उदयपुर कैंपस मिल गया, आपसे कॉलेज ही पूरी नहीं हो पा रही, फिर मतलब क्या कैंपस का? आप पहले सेमेस्टर पास नहीं हो पा रहे, फिर क्या मतलब कॉलेज लेने का? कम से कम डिग्री भी तो पूरी होनी चाहिए। सिलेक्शन ही कुछ नहीं होता, आगे बहुत कुछ चीजें हैं। तो मैं जिस लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ आपको बहुत आगे काम देंगी वो चीजें। तो पौधों की संख्या या प्लांट पॉपुलेशन जो है वो 10 से 15% कम रखेंगे। पौधों की संख्या 10 से 15% कम रखते हैं। बीज दर 10 से 15% अधिक रखते हैं। यहां आप ये लिखो जबकि, आपका ध्यान अच्छी तरह जाएगा, जबकि पौधों की संख्या 10 से 15% कम रखते हैं। तो ये पॉइंट मैं आपको लिखवा चुका पहले कि बीज दर अधिक क्यों रखते हैं, क्योंकि पानी की कमी से पौधों का, बीजों का प्रॉपर तरीके से जर्मिनेशन नहीं हो पाता, अंकुरण नहीं हो पाता, इसलिए बीज दर पहले ही 10 से 15% एडवांस लेके चलते हैं। दूसरी बात, पौधों की संख्या कम क्यों करते हैं, क्योंकि पानी की कमी होने के कारण हमें पौधों में गैप बनाना पड़ता है, ताकि अगर प्रॉपर स्पेस रहेगा तो पौधे पानी के लिए एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें पौधों की संख्या भी कम करनी पड़ती है। ठीक है, अगला हमारा है पॉइंट, वो जो ये है कि हमें भूमि में सिंचित पानी के अलावा जो वर्षा का इकट्ठा किया गया जो पानी है, ठीक है, यानी जो हमारे पास सिंचाई का जो पानी पहले से अवेलेबल है, उसके अलावा हमने रेन वाटर जो कलेक्ट किया है उस पानी का उपयोग पौधे के विकास के लिए जो है वो बिल्कुल कठिन परिस्थितियों में ही उपयोग में ले हुए हैं। बिल्कुल कौन सी स्टेज में लिए? कठिन परिस्थितियों में ही उपयोग में ले हुए। यानी भूमि में सिंचित पानी के अलावा वर्षा का जो पानी होता है जो हमने इकट्ठा किया है, उसका उपयोग पौधे के विकास की नाजुक अवस्थाओं में सिंचाई के रूप में लेना चाहिए। जैसे कि हमारे पास जो इरिगेशन वाटर है, हमारे पास पहले से पानी भी उपलब्ध है और हमने वर्षा का पानी भी काम में ले लिया, वैसे ही तो हम क्या करेंगे कि हम जब पीक टाइम जो होगा, जिस समय पानी चाहिए होगा, उस समय हमारे पास पानी नहीं मिल पाएगा। इसको समझो आप। देखिए हमारा जो पहला पॉइंट हो क्या कह रहा है, वर्षा जल का संचय। ठीक है, हमने वर्षा जल का कलेक्शन कर लिया। अब इस कलेक्शन जो पानी है इसका उपयोग हमें कब करना है, तो इसका उपयोग करना है कि वर्षा जल का जो उपयोग है वो पौधे की विपरीत परिस्थितियों में उपयोग में लिया जाना चाहिए। कब लिया जाना चाहिए? पौधे की विपरीत परिस्थितियों में उपयोग में लिया जाना चाहिए। क्या लिख सकते हो आप जी लगा करके कि वर्षा जल का उपयोग पौधे की विपरीत या एडवर्स कंडीशनों में, विपरीत स्थिति में उपयोग में लेना चाहिए। उपयोग में लेना चाहिए। ठीक है ना, उपयोग में लेना चाहिए। वर्षा जो जल है हमारा, जिसका हमने कलेक्शन किया है, तो उसका यूज हम कब लेंगे? उसका यूज हम लेंगे कब? जब पौधे की जो परिस्थितियां हैं वो विपरीत रहे या एडवर्स कंडीशन हो, स्थिति बहुत ही बेकार हो, तो उस कंडीशन में हम इसका उपयोग करेंगे, उस कंडीशन में हम इसका यूज लेंगे।
तो आगे समझ में भाई, जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, हमने फसल बोई गेहूं की। गेहूं की फसल हालांकि शुष्क क्षेत्रों में सुटेबल नहीं है, फिर भी एग्जाम्पल हम आपको समझा सकते हैं कि एग्जाम्पल समझ के चलो। मान लीजिए गेहूं की फसल हम बो रहे हैं, गेहूं की फसल में पीक टाइम जो होता है इरिगेशन का वो होता है CRI स्टेज। हमारे पास एक ही पानी अवेलेबल है, कब कब करेंगे सिंचाई गेहूं की फसल में। अगर एक इरिगेशन है वो होना चाहिए कब, CRI स्टेज पर। क्राउन रूट इनिशिएशन जो स्टेज है इसको बोलते हैं सीड्स जड़ जमते समय, वो जो अवस्था है उस समय पे हम पानी का उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसी कई परिस्थितियां हैं जिस समय कई बार क्या होता है कि कई स्टेज ऐसी आती है जहां पौधा सर्वाइव कर सकता है, जहां पे पौधा जीवन यापन कर सकता है। लेकिन कई कंडीशन ऐसी आती हैं, कुछ अवस्थाएं ऐसी आती है, पीक टाइम ऐसा आता है, अगर हमने उस समय पौधे में पानी नहीं दिया तो हमें आर्थिक हानि बहुत ज्यादा उठानी पड़ेगी, इनकमली हानि बहुत अधिक उठानी पड़ेगी। जैसे जब पौधे में बीज बनते हैं, बीज वाली स्टेज जो होती है, जब सीड बनता है, सीड वाली जो ग्रेन फीलिंग जो अवस्था आती है, दाने जो भरते हैं, वो दाना फीलिंग जो स्टेज आती है, उस समय अगर पानी हमारे पास अवेलेबल है और हमने इरिगेशन नहीं किया, इरिगेशन नहीं दिया, तो बीज के अंदर जो पाया जाता है वो आप जानते हैं पानी ही होता है बीज के अंदर भी, है ना। तो जब तक पौधे में हम इरिगेशन नहीं करेंगे तो बीज भी कैसे बनेंगे, सिकुड़े सिकुड़े पिच के बीज तैयार होंगे। लेकिन पानी हम उस समय दे देते हैं पौधे को, तो उस समय अगर पानी मिल जाएगा तो बीज भी अच्छे बनेंगे। तो वो पीक टाइम होता है, एडवर्स कंडीशन में हम उस वर्षा जल जो हमने कलेक्ट किया है उसका हम सदुपयोग कर सकते हैं। तो ये मैं लिखवा रहा हूँ, उनका आप सब उतारते जाना। कई बच्चों ने ये कहा मेरे से कि सर आप जो नोट्स हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में डाल के दे दिया करो PDF में, कि आप उस बॉक्स में जाकर के वहाँ से आप नोट्स ले सकते हो। लेकिन देखो, जिन बच्चों ने मुझे सुझाव दिया है उनके लिए मैं आज क्लियर कर दूं, हालांकि काफ़ी टाइम से मुझे सुझाव मिल रहा है कि बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये चीज़ें डाल सकता हूँ, पर मेन कारण ये है कि हमारे पास मैक्सिमम जो भाई बंधु हैं एग्रीकल्चर के, वो गरीब हैं। चूंकि गरीब है तो उनके पास टच का फोन नहीं है, उनके पास केवल 500 रुपए वाला जियो का फोन है। अब उस जियो के फोन में यूट्यूब चल जाए वही गनीमत है, उस जियो के फोन में यूट्यूब चल जाए वही गनीमत है। उसमें कहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, यूट्यूब चल रहा है ना, बहुत है, क्लास देख रहा है बच्चा, वही सबसे बेस्ट है। इसलिए मैं इन लफड़ों में नहीं पटक रहा आपको, मैं सिंपल सा सारी चीजें ऑन बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ, नोटिस बोर्ड पे सारी चीजें मुंह जुबानी बोल के, ताकि कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास टूटे फोन है। एक बच्चे का फोन आया ना मेरे पास कि सर मेरे पास टूटा हुआ फोन है, लेकिन आप जो बोलते हो ना मैं ईयरफोन लगा के उसी को लिख लिख के पढ़ता हूँ। ऐसे भी देखो बच्चों को पढ़ने के लगाना। बोला सर मैंने आपका नाम बहुत सुना है और हमारी किस्मत है, हालांकि मैं कोचिंग नहीं कर पाता, मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन आज आप हमें ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, हमारा सौभाग्य है कि वो बच्चा मेरे से पहले पढ़ चुका है, इसलिए मुझे पता है थोड़ी सी वैल्यू। और देखो हम तो बच्चों के हिसाब से चलते हैं, देखो बच्चे को जिस लैंग्वेज समझ में आता है उसी भाषा में पढ़ाते हैं। बच्चे का मकसद भी यही अच्छे नंबर आए, हमारा मकसद भी यही अच्छा नंबर आए, तो वो बच्चा क्लास लेता है तो लिख लिख के पढ़ता है। इसलिए मैं मैक्सिमम चीज़ों को 2 बार 3 बार रिपीट करता हूँ, ताकि कई बच्चे जो सोच रहे हैं ना चीज़ें कि सर एक ही शब्द को 10 बार रिपीट करते हैं, क्या कारण है इसका, यही कारण है कि जिन बच्चों को क्लास टच वाले फोन नहीं है, जिन बच्चों को प्रॉपर दिखने में चश्मा नहीं लग पा रहा, आई साइड वीक है, जिन बच्चों की स्क्रीन टूटी हुई है, साफ नहीं दिख पा रहा, तो कम से कम वो ईयरफोन लगा के या स्पीकर खोल के सुन के लिख लिख के पढ़ सकते हैं। कम से कम वो सभी बातें लिख लेंगे जो मैं बच्चों को बोल करके पढ़ा रहा हूँ। इसलिए मैं सारी चीजें लिख के पढ़ा रहा हूँ, सारी चीजें आपको लिख लिख के बता रहा हूँ। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने लिखवा दिया। अगला जो इसमें पॉइंट चलेगा वो पॉइंट ये है कि हमें फसल जो हमने पानी का तो हमने सदुपयोग कर ही लिया, ठीक है, इसके साथ हम मिक्स क्रॉपिंग के ऊपर भी ध्यान देंगे। इसमें हम जो हमने जिक्र लिख लिया, पहला हमारा वर्षा जल का संचयन, दूसरा संचित पानी का सदुपयोग, तीसरा खरीफ की फसल से पहले गहरी जुताई, चौथा शॉर्ट ड्यूरेशन वाली क्रॉप्स का चयन, पांचवा बीज दर 10 से 15% अधिक, जबकि एफ जो है वो है पौधे की संख्या 10 से 15% कम। जी है हमारा वो है कि जो हमने पानी को कलेक्ट किया है उसका उपयोग हम विपरीत परिस्थितियों में ही करेंगे, उसका उपयोग हम कठिन परिस्थितियों में करेंगे जब पौधे को पानी चाहिए होगा।
ठीक है, क्योंकि सामान्य अगर इरिगेशन कर देंगे तो पौधा तो पानी वैसे ही पी लेगा, हमारे पास पानी है ही नहीं, तो किस कंडीशन में अगली बार पौधे को पानी पिलाएंगे, पौधे को पानी पहुंचाएंगे, तो हमारे पास सोर्स नहीं है, इसलिए हमें पानी का थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगला जो पॉइंट है हमारा वही है कि हम मिक्स क्रॉपिंग भी यूज में ले सकते हैं, मिश्रित फसल भी हमें इसमें उपयोग में लेनी है, उसका भी हमें ध्यान रखना है। मिश्रित फसल का चयन करें। कुछ बच्चे बोलते हैं सर राइटिंग बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लिखने का तरीका है। थोड़ा मैं सोचता हूँ कि भाई साफ लिखूंगा तो आपके साफ समझ में आएगा, तो इसलिए मैं साफ लिखने की कोशिश करता हूँ। जहां तक मैं लिख रहा हूँ सभी बच्चों को समझ में भी आ रहा है। लिखने से संबंधित अभी तक किसी बच्चे ने नेगेटिव कमेंट नहीं किया, जिस दिन नेगेटिव कमेंट हो गया उस दिन मैं लिखने का तरीका भी चेंज कर दूंगा अगर मुझे लगा तो। ठीक, तो मिश्रित फसल का हम चयन करेंगे तो उससे भी हम शुष्क खेती में पानी की बचत कर सकते हैं, शुष्क खेती में हमारी खेती कर सकते हैं। मिश्रित फसलों में क्या होता है, मिश्रित फसलों में ये होता है कि अब एक के साथ अधिक फसलें उगाएंगे तो हमारा जो पानी है उसका प्रॉपर यूटिलाइज होगा, प्रॉपर पानी का सदुपयोग होगा। जब पानी का सदुपयोग होगा तो स्पेस कम मिलेगा पौधों को। स्पेस देखो, स्पेस एक तो होता है कि बहुत ज्यादा नजदीक पौधे हैं, एक होता है कि प्रॉपर डेप्थ में प्रॉपर स्पेसिंग पे है। तो स्पेसिंग में अगर मिक्स क्रॉपिंग लेंगे तो मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है कि पौधे हर जगह से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे मिक्स क्रॉपिंग में हमने देखा है कि फसल चक्र में एक हम चक्र पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कि गहरी जड़ों के बाद उथली जड़ की फसलें बोना। एक चलेगा पॉइंट इसमें आएगा, आपने बारी में पढ़ा होगा कि गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उथली जड़ वाली फसलें बोना, उथली जड़ वाली फसलें बोना। इसको समझो, गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उथली जड़ वाली फसलें बोना। जैसे पहला पॉइंट क्या है, गहरी जड़ वाली। आपने पहले ये फसल बोई है जिसकी जड़ें इस प्रकार की है, मूसला जड़ जिसे बोलते हैं, टैप रूट सिस्टम है ना, इस प्रकार की जड़ें हैं, है ना। उसके बाद ये फसल बोने के बाद क्या करोगे आप, ये फसल बोओगे इस प्रकार। इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि उथली जड़ वाली फसलों के बाद गहरी जड़ वाली फसलें बोई, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो देखो हमने जिस प्रकार से लिखा है उस प्रकार से समझो कि अगर हम गहरी जड़ वाली फसल बोते हैं तो उसमें क्या होगा कि पौधा गहराई से पानी खींचेगा, गहराई से पानी एब्जॉर्ब करेगा। तो उस कंडीशन में पौधा ऊपर से लेकर के नीचे तक पानी एब्जॉर्ब कर लेता है आसानी से। उसके बाद हम बोएंगे ये वाली फसल, इससे क्या होगा, पौधा ऊपर का ही पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, नीचे का पानी एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं। लेकिन इसको हम चेंज करते हैं, अगर इसको हम थोड़ा सा लिखने में चेंज कर देते हैं कि इसको उल्टा सुल्टा कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, तो इसका मतलब समझ में आपको बहुत बेहतर आएगा। वो कैसे कि पहले हमने उथली जड़ वाली फसलें बोई, यानी जो कि कम गहराई से पानी एब्जॉर्ब करे, ठीक है ना। जैसे कि हमने लगभग 10 सेंटीमीटर, कितना, 10 सेंटीमीटर तक पानी एब्जॉर्ब करने वाली फसलें हमने बोई है, बो दी। तो ये 10 सेंटीमीटर तक पानी एब्जॉर्ब कर लेंगी। अब अगली बार हम क्या करेंगे, अगली बार अगर हम इसमें अगर 10 सेंटीमीटर वाली फसलें बोएंगे तो क्या होगा, 10 सेंटीमीटर वाली फसलें बोएंगे तो इसमें आपका जो है वो पानी तो पहले ही 10 सेंटीमीटर तक एब्जॉर्ब कर लिया, पानी तो है ही नहीं। फिर तो उस समय हम क्या करेंगे, उस समय हम लेंगे कि लगभग
15 से 20 सेंटीमीटर तो जब गहरी जाए तो वो क्या है, अगर 10 सेंटीमीटर तक पानी नहीं है तो वो नीचे से भी पानी को एब्जॉर्ब कर सकती है। तो क्रॉप सिलेक्शन में ये चीजें भी देखी जाती है, चीजों का ध्यान रखा जाता है। मिश्रित खेती की बात करें तो हमें ऐसी फसलें बोनी है, एक से अधिक फसलों का चक्र हमें ऐसे तैयार करना है जो कि कम पानी में भी सर्वाइव कर सके। जैसे आपने एक फसल बोई जिसको थोड़ी पानी की जरूरत है, दूसरी फसल जिसको पानी की कम जरूरत है, एक फसल जिसको पानी थोड़ा चाहिए, दूसरा जिसको पानी बिल्कुल थोड़ा चाहिए, बिल्कुल कम चाहिए। तो आप अगर एक बार इरिगेशन करते हैं तो उससे दोनों को बेनिफिट मिल जाता है। दूसरी बात, मिश्रित क्रॉपिंग में डबल बेनिफिट मिलता है, एक साथ दो क्रॉप्स मिलती हैं तो डबल बेनिफिट मिलेगा आपको, तो फायदा डबल हो जाएगा, फायदा डबल हो जाएगा। जैसे आपने एक साथ टमाटर मिर्च बो दिए, मिक्स फसलों में टमाटर और मिर्च बो दिए, टमाटर बेचेगा तो उसको टमाटर का रेट मिलेगा, लेकिन टमाटर मिर्च बेचेगा तो उसको टमाटर का बेनिफिट तो मिलेगा मिलेगा, साथ के साथ मिर्च का बेनिफिट भी मिलेगा, साथ के साथ मिर्च का बेनिफिट भी मिलेगा। इसलिए मिक्स क्रॉपिंग का भी थोड़ा सा इसमें ध्यान रखा जाता है। दूसरा है वो, अब मेरे हिसाब से आज के लिए बहुत ही इतना काफ़ी पढ़ा दिया आपको, बाकी का हम कल की क्लास के लिए छोड़ देते हैं। तो इतना समझा दिया आपको मैंने, पॉइंट लिखवा दिए है ना, इनको आप याद करना, ढंग के तरीके समझना भी, एक एक पॉइंटों को जैसे मैंने समझाया वैसे समझना है इनको। देखो बच्चों, मैं आपको और भी तरह भी पढ़ा सकता हूँ, एक क्वेश्चन लिखवा दिया उसका आंसर, लिखवा दिया आंसर, उसके अंदर फिर आपके दिमाग में बहुत क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन मैं जो आपको समझा के पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें आपकी पूरी चीजें क्लियर हो रही है, इस वजह से इसका आंसर ये है। अगर ऑप्शन चेंज भी होते हैं तो आप उसमें उसका सही आंसर लगा सकते हैं, लेकिन वन लाइन क्वेश्चनों में आप आंसर नहीं लगा सकते, वहां अगर क्वेश्चन चेंज हो गया तो आपका आंसर भी चेंज है। लेकिन जो मैं समझा रहा हूं ना आपको डीपली, इसमें क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले आप उसका उसी हिसाब से आंसर दे दोगे। दूसरी बात, कई कोचिंग वाले ने अब जाके चैनल चालू किया है और अब क्लासें दे रहे हैं फ्री में, तो आपको ऐसे मौका परस्त जो इंसान होते हैं उनके ऊपर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना। जो मौका पे चौका मारते हैं उन पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना। जो हमारे नुकसान के लिए हमें आज इतना आघात पहुंचा रहे हैं उन पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना। आपको ध्यान वही देना है आपके साथ लगातार बने हुए हैं, शुरुआत से लेकर अंतिम समय तक, उसका आप विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात, कुछ लोग पैसे के लिए भी कर रहे हैं, कई कोर्स में पैसे बहुत कम कर दिए कि 1000 रुपए, 1500 रुपए, 900 रुपए, 2000, 5000 में कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, तो ऐसे झमेले में मत फंसना। उनकी सोच ये है कि पूरी नहीं तो आधी तो मिल जाए कम से कम, मतलब पूरी फीस नहीं मिले, कुछ मिले जो ही सही, इस कोरोना में कुछ तो लूटे पब्लिक को, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना, उससे भी बचना, उस लूट से भी। हम आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत बेटर पढ़ा रहे हैं बच्चों, मेरी कोचिंग का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। आप क्लास को चेंज करने से पहले ये देख लेना कि उसका रिजल्ट क्या है, मेरा रिजल्ट क्या है। जो मेरी पहले दूसरी जो क्लास है ना, दूसरी तीसरी जो क्लास है, रिजल्ट वाली जो क्लास है कंपैरिजन की, उनको आप एक बार रिवाइज कर लेना, आपका नेगेटिव थिंक वही क्लियर हो जाएगा। कि 100 बच्चों में से 97 बच्चे पास आउट है, वो रिजल्ट अच्छा है कि 10,000 में से 300 बच्चे पास आउट है, वो रिजल्ट अच्छा है। स्वयं आप अंदाजा लगा लेना, आपको वही पता चल जाएगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, और फिर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों ICAR के फॉर्म भरने की लास्ट डेट 15 मई है, लेट बिल्कुल भी ना हो। जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है कृपया तत्काल रूप से फॉर्म भरें। फॉर्म भरने में आपको असुविधा हो रही है, आप हमसे संपर्क करिए, आपको फॉर्म हम भरवाएंगे। दूसरी बात, जो ये क्लास पहली बार ले रहे हैं उन व्यक्तियों से बिल्कुल निवेदन है, या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कम से कम आपको डेली की क्लास है सुबह सुबह बिना सर्च किए आसानी से मिल जाए। तो लगभग अब आपको क्लास से टाइम से मिल रही होंगी, जितना मुझे मेरा मानना है लगभग 7 बजे के आसपास क्लास डल जाती है, और अब मैं कोशिश ये करूंगा कि डेली सुबह 7 बजे के आसपास क्लासें डल जाए, ताकि सुबह उठते ही आप 9 बजे तक क्लास लेके फ्री हो जाए, 9 बजे के बाद आपका काम जो करना है वो करें। तो मेरा पूरा प्रयास यही है कि सुबह 7 बजे आपको क्लास प्रोवाइड करवा दी जाए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, कल अगली क्लास में कुछ और पढ़ेंगे हम, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन, थैंक यू।